रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयशा एक बेहद बिगड़ैल लड़की थी। उसका रहन सहन पूरा लड़कों जैसा था। वो अपनी माँ शीला और पिता राजन की एक लौती संतान थी, जिसके कारण उसको किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन आयशा कॉलेज के बाहर अपने दो दोस्त मीनल और अनु के साथ खड़ी होकर आते जाते लड़कों को देखते हुए बोलती है, अरे यार, इस बार कॉलेज में क्या बवाल लड़के आए हैं। कसम से मन करता है उठा के घर ले जाऊं। अबे पागल, ये काम तो लड़कों का होता है और तू लड़की है, कभी तो लड़कियों की तरह बिहेव किया कर। अरे आजकल की छोरियां छोरों से कम है क्या? क्यों आयशा? ये मेरी जान ने सही पॉइंट मारा है। तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सामने से 3 लड़के आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर आयशा बोलती है, अरे चिकने, कहाँ जा रहा है? जरा नजर उठा के इधर भी देख ले। आयशा की ये बात सुनकर उनमें से एक सौरभ नाम का लड़का उसको बोलता है, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या, जो आते जाते लड़कों को छेड़ रही हो? अरे जाने मन, भाई भी है बाप भी है, लेकिन भाई के लिए जीजा, बाप के लिए दामाद और मेरे लिए खसम की जरूरत है। बोल, बनेगा क्या? आयशा के इतना बोलते ही पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी उन लड़कों में से एक सक्षम नाम का लड़का आगे आकर आयशा से बोलता है, हाँ, इन लोगों की कमी तो रहेगी ही तेरी लाइफ में, क्योंकि तू लड़की होकर भी लड़कियों की तरह दिखती नहीं है, इसीलिए खुद से कोई लड़का तुझे भाव नहीं देता, तो ऐसे जबरदस्ती ही किसी को खसम बनाना पड़ेगा। क्या बोला बे साले? जानता नहीं है मुझे क्या? तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी। हाँ, अपनी स्वर्ग नहीं बन पा रही तो दूसरों की तो नरक बनाओगी ही। खैर, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, लड़कियों जैसी तू है नहीं और लड़का तू बन नहीं पाएगी, इसलिए साइड हट, हमें अंदर जाना है। सक्षम सबके सामने आयशा की बेइज्जती करके चला जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने घर जाते ही कमरे की चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। आयशा को ऐसी चीजों को पटकता देखकर उसकी माँ कमरे में आती है और बोलती है, अरे ये क्या गंद फैला दिया कमरे में? क्या बात है? आप लोगों ने मुझे अगर रोका टोका होता तो मैं आज एक लड़के जैसे नहीं बल्कि एक लड़की जैसी दिखती। आज इस वजह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बना है। तुझे तो मैं कहती ही थी कि बेटा थोड़ा लड़कियों की तरह रहे, उनके जैसे कपड़े पहन, पर तू तो हमारी एक भी बात नहीं मानती थी और हमारे लाड प्यार से इतना सिर पे चढ़ गई कि हमारी बात सुनना ही बंद कर दिया तूने। तो अब भुगत तू। अब सुन रही हूँ ना, इसलिए चलो मेरे साथ शॉपिंग पर, लड़कियों वाले कपड़े लाएंगे। आयशा अपनी माँ के साथ में पास के मॉल में जाती है और अपने लिए 5-6 अच्छी ड्रेसेस ले आती है। अगले दिन वो कॉलेज जाने से पहले एक अच्छी सी ड्रेस को पहनकर थोड़ा सा मेकअप करके तैयार हो जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में ही सक्षम उसे देखकर बोलता है, वाह, आखिर आज ये लड़का लड़की बन ही गई। अच्छी दिख रही हो, लेकिन तुम्हारे ये होठ सिगरेट पी पी कर काले हो चुके हैं और लड़कियों जैसे खूबसूरत नहीं दिख रहे। यहाँ मैं तुझे इम्प्रेस करने नहीं आई, समझा? अपना रास्ता नाप। एज योर विश, बाय स्वीटहार्ट। इतना बोलकर सक्षम वहाँ से चला जाता है, लेकिन आयशा उसकी कही बात के बारे में सोचते हुए अपने फोन के कैमरे में खुद को निहारते हुए बोलती है, क्या सच में मेरे होठ काले हो गए हैं? तभी उसके पास बैठी हुई अनु बोलती है, तू पागल है क्या? अरे एक सक्षम के कहने पे तो खुद को बदली जा रही है, जैसी है ना वैसी ही रह, समझी? नहीं आयशा, तू जो सोच रही है सही सोच रही है। अगर तू चाहती है तेरे ये होठों का कालापन चला जाए और वो भी खूबसूरत दिखे, तो मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। क्या आइडिया है, बताना। लिप सर्जरी, इससे तेरे होठ अट्रैक्टिव और खूबसूरत दोनों हो जाएंगे। शाम को घर जाकर वो अपने माता पिता को लिप सर्जरी के बारे में सब कुछ बता देती है। राजन शहर के सबसे बड़े लिप सर्जन को अपनी बेटी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलवाता है, जिसके 2 दिन बाद में उसकी सर्जरी हो जाती है और आयशा के होठ बड़े और अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुशी से बोलती है, अब वो सक्षम मुझे देखता ही रह जाएगा। ये सक्षम कौन है बेटी? बस पापा, है कोई जिसकी वजह से आपकी बेटी लड़के से लड़की बनी है।
इतना बोलकर आयशा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो बेहद सुंदर सी ड्रेस पहनकर और अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर तैयार होती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में मिंटू नाम का लड़का उस पर कमेंट पास करते हुए बोलता है, अरे मैडम, ये परम सुंदरी बन के कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। वही तो कर रहा हूँ, मेरा काम ही है सुंदर लड़कियों को ताड़ना और उनकी तारीफ करना। वैसे आपके ये होठ कुछ ज्यादा ही रसीले हो रहे हैं, उनको देखकर वो गाना याद आ रहा है, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, दिल करता है मेरा ये रस पीले। इतना बोलकर वो लड़का आयशा का हाथ पकड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ सक्षम आ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, साले, उसको लड़के से लड़की मैंने बनाया और इनाम तुझे चाहिए? निकल ले, वरना तुझे जो बनाऊंगा ना वो तू सोच भी नहीं सकता। मिंटू सक्षम को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद मिंटू वहाँ से दुम दबा के भाग निकलता है। ये सब देखकर आयशा सक्षम से बोलती है, अच्छा जी, क्या कह रहे थे उसे? मुझे लड़के से लड़की तुमने बनाया है? और नहीं तो क्या, मेरी ही बातों से हर्ट होकर तुमने खुद के अंदर की लड़की को पहचाना। पर मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्यों बदलना चाहते थे। बेवकूफ लड़की, अब भी नहीं समझी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम थी कि टपोरियों की तरह लड़कों को छेड़ना, सिगरेट पीना, इस सब में लगी रहती थी। इसलिए तुमको तुम्हारे असली चेहरे से मिलवाने के लिए मैंने ये सब किया। अच्छा जी, पर प्यार में किसी को बदलना थोड़ी चाहिए, बल्कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, सही कहा। प्यार में एक दूसरे को बदला नहीं करते, पर गलत आदतों को तो बदला जा सकता है। और वो सर्जरी वाली बात मैंने ही तुम्हारे दोस्त के दिमाग में डाली थी ताकि तुम सिगरेट छोड़ दो। पर यार, सर्जरी से तुम्हारे होठ सच में रसीले हो गए हैं। मन कर रहा है किस कर लूं। नहीं नहीं, पहले जाओ मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगो, फिर आना मेरे करीब। हाँ। आयशा के इतना बोलते ही पीछे से आवाज आती है, मतलब कि सक्षम ने पहले ही तुम्हारा हाथ हमसे मांग लिया था जब उसने तुमको पहली बार देखा था। वो तो हमने उससे कहा कि बेटा, हमारी बेटी पहले बेटी जैसी हरकतें तो करने लगे, तभी तो तुमसे उसकी शादी होगी। बस फिर क्या, खुद देखो, अब सक्षम ने तुमको शक्ति कपूर से करिश्मा कपूर बना दिया। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? विल यू मैरी मी मिस आयशा? सोच के बताती हूँ। अच्छा बच्चू, रुको, तुमको तो मैं बताता हूँ, उठा कर ले जाऊंगा, समझी? आयशा सक्षम की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद उसकी फैमिली दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तपस्या की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में उसकी सास विमला और ननद माया थी, लेकिन माया बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी, जिसके चलते वो कभी तपस्या के पैसे चुरा लिया करती तो कभी कपड़े। इतने पर भी तपस्या कभी भी माया को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन अभिनव के ऑफिस जाने के बाद तपस्या अपनी सास के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उनके घर पास के मंदिर वाले पंडित जी आते हैं और बोलते हैं, राम राम विमला बहन, सब खैरियत? राम राम पंडित जी, आइए। प्रणाम पंडित जी। जीती रहो बिटिया। अरे विमला, तुमने कहा था ना माया बिटिया के लिए रिश्ता देखने को। हाँ पंडित जी, और बताइए, मिला कोई रिश्ता हमारी लड़की के लिए? माया बिटिया के लिए राम जी की कृपा से योग्य घर मिला है। लड़के का नाम आदर्श है, इसी शहर में अपनी माँ के साथ रहता है, प्राइवेट नौकरी करता है, इतना कमा लेता है कि बिटिया खुश रहेगी वहाँ। हाँ पंडित जी, दामाद ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो ससुराल में। सही कहा माँ जी, दीदी का खुश रहना ज्यादा जरूरी है। माया छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बाहर आकर बोलती है, माँ और भाभी, मुझे ना किसी भिखारी के साथ शादी नहीं करनी, समझे? इस घर में तो मेरी जरूरतें कभी पूरी कर नहीं पाए। अब आप क्या चाहते हो, ससुराल में भी मेरा यही हाल हो? पूरी जिंदगी बस एडजस्ट ही करती रहूं। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर विमला शर्म से सर झुका लेती है
और पंडित जी से बोलती है। जी पंडित जी, मैं आपको फोन करके बताती हूँ कि कब बुलाना है लड़के वालों को। ठीक है बिमला बहन, चलता हूँ अभी। राम राम। राम राम पंडित जी। पंडित जी के जाते ही विमला अपनी बेटी से बोलती है। ये क्या तरीका है माया बात करने का? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि पंडित जी बैठे हैं और तुम उनके सामने ऐसे बातें कर रही हो? हाँ दीदी, हमेशा पैसे से ही थोड़ी ना जिंदगी चलती है। लड़का अमीर हो या गरीब, आपको खुश रखे यही अच्छी बात है। माया अपनी माँ और भाभी को जवाब देती इससे पहले ही घर के गेट पर दूध वाला आता है। तपस्या दूध लेने के लिए रसोई से बर्तन लेने जाती है और तभी माया बोलती है। अगर आप लोगों को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस दूध वाले से करा दो ना मेरी शादी। देखो कितना खुश रहता है, मुझे भी खुश रख लेगा। दूध वाला माया की बात सुनकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है। वैसे मैडम जी, हम शादीशुदा हैं, पर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो आपसे भी कर लेंगे। बस ख्याल रखिएगा जरा हमारी पहली मेहरारू का, वो क्या है ना। तपस्या उसे रोकते हुए बोलती है। अरे भैया, दूध दे दिया ना, अब जाओ। वो बस मजाक कर रही थी। अरे हम तो सीरियस हो गए थे रे बाबा। चलो मैडम का बैड लक। देख माया, मैं कल बुला रही हूँ लड़के वालों को, और तेरी फालतू की बकवास के चक्कर में ना ये रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ, पर मुझे भाभी की वो महंगी वाली साड़ी चाहिए, और हाँ वो हार भी जो आपने भाभी को शादी पर दिया था, वो भी मुझे चाहिए। ठीक है दीदी, आप ले लेना। इतना कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद विमला बोलती है। बहू देख रही है ना, कहीं इसकी लालच के चक्कर में ये रिश्ता भी ना चला जाए हाथ से। अरे कुछ नहीं होगा माँ जी, आप चिंता मत करो। विमला पंडित जी को कॉल करती है और लड़के वालों को घर बुलाती है। शाम को अभिनव के घर आने के बाद दोनों सास बहू सारी बातें उसे बताते हैं, जिसके बाद अभिनव बोलता है। हाँ माँ, ठीक किया, चलो मैं भी कल छुट्टी कर लूँगा। अगले दिन सुबह तपस्या रसोई में पकवान बनाने में लग जाती है। माया अपने कमरे में अपनी भाभी की साड़ी और हार पहनकर तैयार हो रही होती है और शीशे में खुद को देखकर बोलती है। भाभी का तो सही है, अपने घर से इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाई हैं कि उनको तो कुछ कमी यहाँ लगती ही नहीं है। कुछ ही देर में आदर्श अपनी माँ सीता देवी के साथ माया के घर आता है, जहाँ उसकी माँ और भाई दोनों उसका स्वागत करते हैं। तपस्या सबको चाय नाश्ता देती है और चाय पीने के बाद सीता बोलती है। देखिए बहन जी, हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं है, बस लड़की हमारा घर संभालने वाली होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल समझते हैं हम आपकी बात को, हर कोई यही चाहता है। जी आप चिंता मत करिए, मेरी ननद बहुत ही गुणी और संस्कारी है, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। जी हाँ, आप बेफिक्र रहिए, मेरी बहन बहुत अच्छी है, आपके पूरे परिवार को हमेशा जोड़ के रखेगी। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी विमला अपनी बहू को इशारा करके अंदर जाने की कहती है। तपस्या अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो भी अंदर जाने के लिए उठती हुई बोलती है। जी मैं अभी आती हूँ माया को लेकर। विमला अंदर जाती है और वहाँ जाकर वो अपनी बहू से कहती है। बहू, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस माया का क्या करें? इसके लालच के चक्कर में ये हर रिश्ता तोड़ देती है। मुझे तो लगता है फिर से ये यही करेगी, फिर से हमारी नाक ये नीचे कर देगी। माँ जी ऐसा करते हैं, दीदी की जो भी डिमांड है ना उसे हम पूरा कर देते हैं। वैसे भी मेरे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है, मैं अपने पिताजी से कहकर दीदी की सारी डिमांड पूरी करवा दूंगी। लेकिन बहू ये तो गलत है ना, तू क्यों उसकी फिजूल की फरमाइशें पूरी करेगी? और तू भी तो ये सारी चीजें छोड़ के एडजस्ट कर रही है ना। माँ जी, इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर की इज्जत बना के रखूं। और वैसे भी अगर हमारे घर से ऐसे रिश्ते बार बार मुड़ेंगे तो हमारी तो बदनामी ही होगी ना। अपनी माँ और भाभी की बातें माया सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है। भाभी घर की बहू होकर भी इस घर की इज्जत बचाने का सोच रही है, और मैं आज तक हमेशा उसे नीलाम ही करती आई हूँ। आज भी मेरी खुशी के लिए वो अपने पापा से मेरी जरूरत की चीजें मंगवाने को तैयार हो गई, पर अब ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी गलती समझ आ चुकी है, इसलिए अब उसको सुधारने का वक्त आ गया है। दोनों सास बहू माया को लेने आते हैं। बाहर माया सबके सामने आती है
लड़के और लड़की को कुछ देर अकेले बातें करने भेजा जाता है। दोनों बातें करके वापस आते हैं, जिसके बाद वो दोनों सबको अपनी रजामंदी देते हैं और आदर्श बोलता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आदर्श के ऐसा कहते ही सभी लोग माया को देखने लगते हैं, जिसके बाद वो बोलती है, मुझे भी मंजूर है। बेटा माया, तुझे सच में ये रिश्ता मंजूर है? हाँ माँ, मुझे भी मंजूर है। आदर्श जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी। सच में दीदी, आपने बहुत सही फैसला किया है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे होने वाले जीजू। आपको भी बधाई हो साले साहब। चलिए बहन जी, अब जल्दी से मुंह मीठा करवा दीजिए। सभी खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे होते हैं। तभी माया अपनी माँ और भाभी के पास आकर बोलती है, माँ, मुझे मेरी अब तक की सभी गलतियों के लिए माफ करना, और अब देखना मैं भी भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूंगी और आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। माया बेटा, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तूने आज समझदारी से काम लिया है। अब देखना कैसे धूमधाम से करते हैं आपकी शादी। इसके बाद वो तीनों बाकी सभी लोगों के साथ जाकर रिश्ता जुड़ने की खुशी मनाते हैं। कुछ समय बाद माया और आदर्श की शादी बड़े धूमधाम से होती है और माया भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुशी खुशी रहने लगती है। सिद्धार्थ बिग बॉस सीजन 13 का विनर बनकर अपने हाथों में अवार्ड लिए अपने घर आता है, जहां उसकी माँ रितिका और बड़ी बहन आरजू उसकी इस जीत की खुशी में उसका वेलकम करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सिद्धार्थ अपनी फ्रेंड आरती से फोन पर बात कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड शहनाज जल जाती है और उसके पास जाके उसका फोन लेकर आरती का कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो कहती है, क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं तुम दोनों की। अरे तुम खामखा नाराज हो रही हो, मैं बस कुछ काम की बात कर रहा था। तो ये काम की बातें मेरे सामने भी तो हो सकती है। दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। तभी रितिका वहाँ आ जाती है और उनसे बोलती है, क्या हो गया? क्यों इस उम्र में छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? माँ, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, ये शहनाज की बच्ची है ना, जो बिना बात के ही मुझसे लड़ रही है। मैं नहीं मानती कि शहनाज तुझसे लड़ रही होगी। ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। शहनाज बेटा, तू ही बता, क्या बात थी? माँ देखो ना, मेरे सामने ही किसी और लड़की से बात करे जा रहा है, तो मुझे जलन तो होगी ना। अब इसे नहीं होती तो मैं क्या करूं? शहनाज के बोलने पर रितिका सिद्धार्थ से माफी मांगने के लिए बोलती है। सिद्धार्थ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से वो शहनाज से माफी मांगता है और ऐसी गलती दोबारा ना करने का वादा करता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद में घर में एक गेट टुगेदर होता है, जिसमें काफी मेहमान आते हैं, जिसमें से एक सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए शहनाज एक प्यारा सा गाउन पहन के सबके सामने आती है और सिद्धार्थ को हक करती है, जिसके बाद वो उसके चिक पर किस करके उसे बोलती है, सिंड्रेला सिंड्रेला ही होती है। शहनाज के मुंह से ये सुनते ही उसकी एक फ्रेंड हंसते हुए उसे कहती है, हाँ तू सिंड्रेला है, सिंड्रेला ही रहेगी। तेरा मतलब क्या है? क्योंकि वो सिंड्रेला होती है, पर तू तो सिंड्रेला है ना। ये अभी बच्ची है, पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई, तभी तो उस दिन अपना पेट बाहर निकाल कर चल रही थी। तो क्या हुआ? अगर मेरा पेट नहीं दिखेगा, मैं मोटी ही ना हूँ, तो मेरा पंजाब कहाँ से दिखेगा? हाँ तो आज क्यों नहीं दिखा रही? आज भी दिखाओ ना अपना पेट, दिखाओ अपना पंजाब। सबके सामने अपना मजाक बनता देखकर शहनाज सिद्धार्थ से नाराज हो जाती है और वहाँ से छत पर चली जाती है। शहनाज को गुस्से में ऊपर जाता देखकर आरजू सिद्धार्थ से बोलती है, सिद्धार्थ, तूने शहनाज को कुछ बोला है क्या? नहीं तो दीदी, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मैंने अभी शहनाज को गुस्से में ऊपर जाते हुए देखा है। अगर कुछ बात हुई है तो मना लो, वरना तुझे पता है उसका गुस्सा। सिद्धार्थ ऊपर जाकर शहनाज को मनाता है, पर शहनाज नहीं मानती। उसको मनाते मनाते सिद्धार्थ खुद उससे नाराज हो जाता है। शहनाज गुस्से में अपना सामान लेकर अपने घर चली जाती है और वो भी सिद्धार्थ से बातें बंद कर देती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं।
ऐसे ही एक दिन रितिका का बर्थडे आता है और रितिका अपने बर्थडे पर शहनाज को अपने घर इनवाइट करती है। शहनाज भी सारी पुरानी बातें भूलकर सिद्धार्थ के घर आती है, जहां शहनाज आरजू और सिद्धार्थ के साथ रितिका का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। कुछ देर बाद में शहनाज सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश करती है, पर सिद्धार्थ अपनी नाराजगी और ईगो के चलते शहनाज को इग्नोर करता है, जिस पर शहनाज उससे बोलती है। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ उसको इग्नोर करके अपनी माँ के पास जाता है और अपना खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खाने लगता है। ये सब देखकर शहनाज रितिका से बोलती है, माँ, इसको बोल दो कि एक बार मेरी बात सुन ले, नहीं तो मैं बहुत कलेश करूँगी। बेटा एक बार सुन तो ले, आखिर वो कह क्या रही है। क्या सुन लूं? ये सुनती है किसी की? अच्छा, मैं नहीं सुनती किसी की, और तुम खुद क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं? मर जाऊं? मेरी फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। तो हड्डा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। यार क्या करूं इसका? अच्छा ठीक है, बोलो क्या बोलना है, सुन रहा हूँ। अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं। बोल, अब क्या बोलना है? अब तो वो सुन रहा है। अब ये मुझे मनाएगा ना, तभी बात करूंगी। उसकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ अपना सारा काम छोड़कर उसको मनाने में लग जाता है और शहनाज भाव खाकर मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धार्थ उसके पीछे जाकर उसे बोलता है, यार मैं उस दिन तुम्हारा मजाक थोड़ी ना बना रहा था, जो तुम मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो गई। हाँ, हो गई थी गलतफहमी, तो तुम मुझे सही तरीके से समझा भी तो सकते थे, पर नहीं, तुम्हारा तो खुद का ईगो इतना बड़ा है, मुझे मनाने की जगह खुद नाराज होके बैठ गए। क्या समझता? तुम खुद ही अपना सामान लेकर घर से निकल गई। मैं तो आया था तुम्हारे पीछे, उस दिन भी और आज भी, पर तुम हो कि अपना बचपना छोड़ना नहीं चाहती। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सिद्धार्थ की बहन वहाँ आती है और शहनाज से बोलती है, अब तो सिद्धार्थ ने मना लिया, तो अब बात करोगी ना उससे? पहले मैं 20 मिनट वेट करूंगी, फिर मानूंगी। अच्छा ठीक है, जो करना है करो। उस दिन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन शहनाज की आंखें जल्दी खुल जाती है और वो किचन में जाकर सबके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करती है। सबसे पहले रितिका के रूम में जाकर उसे उठाने लगती है, लेकिन रितिका नहीं उठती, जिसके बाद वो आरजू के रूम में जाकर उसका ब्लैंकेट खींचती है और उसको उठाती है, जिसके बाद आरजू उसे बोलती है, शहनाज छोड़ो ना, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगी, 5 मिनट और सोने दो। ठीक है, तुम 5 मिनट में उठो, मैं जब तक सिद्धार्थ को उठाकर आती हूँ। शहनाज सिद्धार्थ के रूम में जाकर उसे उठाते हुए बोलती है, उठ जा काले कावा, उठ जा, सुबह हो चुकी है। पर सिद्धार्थ नहीं उठता। शहनाज एक बार फिर से रितिका और आरजू के रूम में जाकर उन दोनों को उठाती है, पर वो दोनों भी नहीं उठते, जिसके बाद वो सिद्धार्थ के बेड के पास बैठकर जमीन से चप्पल को पटकते हुए सिद्धार्थ को जोर जोर से बोलती है, उठ जाओ ना, अरे यार कोई तो उठ जाओ, तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। अरे सिद्धार्थ तुम ही उठ जाओ, आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है। हाँ उठ गया बस, जब तक तुम ब्रेकफास्ट लगाओ। शहनाज जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाती है। सभी उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, पर सिद्धार्थ अब तक बाहर नहीं आता और शहनाज उसके रूम में जाकर उसका ब्लैंकेट हटाते हुए उसे बोलती है, तुम अब तक नहीं उठे, आज रात हमें पार्टी में भी जाना था, लेकिन तुम्हारा तो आलस ही नहीं खत्म हो रहा। मैं नहीं सो रहा यार, और वैसे भी हमें पार्टी में रात को जाना है, अभी नहीं। हाँ तो तुम जल्दी उठोगे, अपना सारा काम टाइम पर खत्म करोगे, तभी तो शाम को हम पार्टी में जा पाएंगे। वैसे भी कितने दिनों बाद जा रहे हैं हम एक साथ। अच्छा ठीक है बाबा, उठ रहा हूँ, अब खुश। इतना बोलकर सिद्धार्थ फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। रात को दोनों तैयार होकर पार्टी में जाते हैं, जहां कुछ रिपोर्टर्स भी आए होते हैं। उनमें से कुछ रिपोर्टर्स उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं, जिस पर शहनाज मुस्कुराते हुए कहती है, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छोड़कर चले जाते हैं, ये नहीं चलता, पर मेरा और सिद्धार्थ का जो रिश्ता है ना, वो कभी नहीं टूटेगा। दोनों रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देकर पार्टी को अटेंड करते हैं और कुछ देर बाद में घर चले जाते हैं। अगले दिन शहनाज किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाती है और अचानक
उसे एक न्यूज मिलती है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक आने की वजह से 40 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग सिधार गए। ये न्यूज सुनते ही शहनाज टूट जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मौत कभी भी किसी भी पल किसी को भी आ सकती है, उन्हें भी जिनके साथ आप कुछ ही पल पहले मिले हो और जो आपके सामने अच्छा भला खड़ा हो। तो आप जिनके साथ जितने भी पल के लिए हैं, उन्हें अच्छे से खुश होकर बिताएं। नायशा अपने पति किशोर के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रही होती है कि तभी रास्ते में ट्रैफिक के समय एक पागल आदमी इधर उधर पागलों की तरह आ जा रहा होता है। जब नायशा उस आदमी के हाथ पर अपने नाम का टैटू देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बेहोश होकर बाइक से नीचे गिर जाती है। उसका पति उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद किशोर नायशा के पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ नायशु, कोई बात है मन में? वो पागल आदमी हेमंत था। कौन हेमंत? इतना बोलकर नायशा बिलक बिलक कर रोने लगती है और अपने पति को बताती है। हेमंत के फेसबुक पर एक नायशा नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। हेमंत बिना कुछ सोचे समझे उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे ही एक दिन के बाद हेमंत खुद उस लड़की को मैसेज करके कहता है, हे मिस, क्या आप मुझे जानती हैं जो आपने मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया? ओ हेलो, मैं क्यों रिक्वेस्ट सेंड करने लगी? वो तो मेरा फोन हैंग हो गया था, गलती से हो गया होगा। ओह, तो इतना भड़कने की भी क्या जरूरत है? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? तुमने बात ही ऐसी की है। अरे मैडम, ऐसा भी क्या बोला है मैंने? कुछ नहीं, बाय। ऐसे ही समय बीतता जाता है। हेमंत और नायशा दोनों एक दूसरे से मैसेजेस पर बातें करने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से फेसबुक पर लड़ना और बातें करना अच्छा लगता। दोनों के दिल में प्यार की लहर उठने लगती है। ऐसे ही एक दिन हेमंत और नायशा अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचकर मिलने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हेमंत अपने दोस्त मोहित से ये बात करता है और कहता है, यार मोहित, पहली बार मिल रहा हूँ उससे, समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या दूं। अरे कुछ भी दे दे यार। नहीं यार, मुझे लड़कियों की पसंद नापसंद का कुछ भी नहीं मालूम। यार दिल से सोच, जो भी आए दिल में वो दे दे। हेमंत सोच में पड़ जाता है और थोड़ी ही देर के बाद नायशा से मिलने के लिए एक पार्क में जाता है। वहाँ नायशा सिंपल सा सूट पहनकर छोटी सी बिंदी लगाकर आई होती है। जब हेमंत नायशा को देखता है तो उसकी सादगी को देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही उससे कहता है, हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। वैसे जितनी अच्छी तुम्हारी बातें हैं, उतनी ही अच्छी तुम दिखने में हो। अच्छा जी। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आया हूँ, मगर फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूँ तुम्हें। हेमंत अपने वॉलेट से 500 का नोट निकालता है और उस पर अपना सिग्नेचर करके नायशा को वो नोट देते हुए कहता है, ये लो, इसको हमेशा संभाल कर रखना। ये हमारी पहली मुलाकात की निशानी है। थैंक यू। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन नायशा हेमंत से कहती है, हाँ हेमंत, तुम्हें पता है मुझे जॉब मिल गई। कल से मैं जॉब पे जाऊंगी। जॉब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? जरूरत है यार। ठीक है, मगर लड़कों से दूर रहना। हाँ बाबा। अगले दिन नायशा जॉब पर जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। नायशा अब हेमंत को कम टाइम देती है। हेमंत जब भी उसको फोन करता वो बिजी हुआ करती। कभी दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, ये सब अब उसका रोज का हो गया था। इन सब से परेशान होकर हेमंत उसके ऑफिस के बाहर आ जाता है और उससे कहता है, क्या चल रहा है? देख रहा हूँ बहुत बिजी हो रही हो आजकल। तुम पागल हो क्या? तभी वहाँ नायशा के ऑफिस के दोस्त विक्रम, मुकेश और महिमा आ जाते हैं। साथ में वो नायशा से कहते हैं, क्या हुआ नायशु, सब ठीक है? ये कौन है? बॉयफ्रेंड हूँ इसका। और कुछ जानना है तुझे? क्या कभी बताया नहीं कि बीएफ भी है इसका? बीएफ है तो क्या करें, ये हमारी दोस्त है। ठीक से बात कर, समझा?
हेमंत, जाओ यहाँ से, तुम इस लड़के को समझा लो, बता रहा हूँ। जाओ यहाँ से। हेमंत वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन नायशा हेमंत को फोन करती है और उसे मिलने बुलाती है। थोड़ी देर के बाद हेमंत और नायशा दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ नायशा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो हेमंत, मैं अपनी जॉब और अपने दोस्तों में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि मैं तो तुम्हें भूल ही गई कि तुम भी मेरे फोन और मेरे मिलने का इंतजार कर रहे हो। चाहूँ तो तुमसे गुस्सा रह सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। और ये देखो। हेमंत ने अपने हाथ पर नायशा के नाम का टैटू बनवाया होता है, जिसे देखकर नायशा कहती है, आई लव यू यार। कोई नहीं, मगर आगे से ध्यान रखना। और मुझसे शादी कब करोगे? बस यार, आजकल मैं घर पे बात करूँगा मैं। जल्दी करना। तुम कब करोगी अपने घर में? आज करूँगी पक्का। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और घर आने के बाद नायशा अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, मुझे एक लड़का पसंद है शादी के लिए। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप भी उससे मिल ले। लड़का हमारी तरह ऊंची बिरादरी का तो है ना? पापा कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रहे हैं तेरे पापा। अगर एक ही जात का होगा ना वो लड़का, तो ही मिलेंगे हम लोग, वरना अगर नीचे कास्ट का हुआ तो राम राम छी छी। मम्मी, शादी तो मैं उससे करूँगी, नहीं तो किसी से नहीं करूँगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे करती है तू उससे शादी। नायशा अपनी मम्मी से बहस करने लगती है। उसकी मम्मी नायशा को खींचकर 2 थप्पड़ मारती है और उसको कमरे में बंद कर देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नायशा के मम्मी पापा उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगते हैं। जिसके बाद एक दिन नायशा की माँ उससे कहती है, बेटा नायशा, मैंने तेरे लिए तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, और अगर तूने शादी से मना किया ना, तो तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। और तेरी कसम खा के कह रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। नायशा की माँ उसको धमकी देकर चली जाती है। और ऐसे ही कुछ महीनों के बाद नायशा की शादी किशोर के साथ हो जाती है और इधर हेमंत उसकी याद में पागल हो जाता है। नायशा हॉस्पिटल में अपने पति का हाथ पकड़कर बहुत ज्यादा रोते हुए उससे बोलती है, ये थी मेरी और उसकी कहानी। इस जात पात के भेद ने फिर से 2 प्यार करने वालों को अलग कर दिया। और अगर लड़का लड़की भाग कर शादी कर ले तो जमाना कहता है कि माँ बाप के इज्जत की परवाह नहीं थी। तो माँ बाप क्यों नहीं समझते, क्यों वो इस जात पात के चक्कर में उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर करते हैं। तुम सही कह रही हो यार। पता नहीं ये कब खत्म होगा। न जाने कितने ही रिश्ते सिर्फ जात बिरादरी की वजह से ही टूट जाते हैं। अगले दिन नायशा उसी रोड पर अपने पति के साथ दोबारा जाती है और हेमंत को ढूंढने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर के बाद नायशा को एक जगह पर हेमंत कूड़े के ढेर से अपने लिए खाने का सामान ढूंढता हुआ नजर आता है। नायशा और किशोर उसकी ऐसी हालत देखकर उसे पागल खाने में भर्ती करवाते हैं, जहां उसका इलाज किया जाता है। लेकिन उसका पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया होता है कि वो अब ठीक नहीं हो पाता। जिसके बाद नायशा अपने पति के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।